नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। 20 फरवरी से बजट सत्र का आगाज हो रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी रणनीति के साथ पूरी तरह से तैयार है। विपक्ष के पास सवालों की पूरी लिस्ट है, तो वहीं सत्ता पक्ष ने भी कह दिया है कि विपक्ष जवाब सुनने के लिए तैयार रहे। अब देखना होगा कि सत्र में किन मुद्दों की गूंज सुनाई देगी। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। बीस फरवरी से बजट सत्र का आगाज होगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी रणनीतियों के साथ तैयार हैं। सत्र से पहले ही वार पलटवार के दौर ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सत्र के दौरान क्या तस्वीरें सामने आती हैं। लेकिन इतना तय है कि सरकार और विपक्ष अपनी रणनीति को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सरकार को घेरने की पूरी रणनीति तय कर दी गई। जब विधानसभा का सेशन होता है तो मुख्यमंत्री जी और सभी दलों के नेता अपने अपने विधायकों को बुलाते हैं और उसमें सेशन में क्या बात चलनी उसके बारे में चर्चा करते हैं। सेशन से शुरू होने से पहले सीएलपी मीटिंग हुई और हमारे प्रदेश अध्यक्ष राव साहब भी उसमें हुए। हमने वहाँ मीटिंग करी है और बजट में क्या क्या मुद्दे उठाने हैं ये सब तफसील से हमने डिस्कस किया है। क्या क्या एडजस्टमेंट मोशन लाने हैं। आजकल मुद्दे ही मुद्दे हैं। कानून व्यवस्था का मुद्दा है, जल भराव का मुद्दा है, पेंशन का मुद्दा है और आपका जो नौकरियां बाहर वालों को दे रहे हैं वो मुद्दा है। हर किस्म के एसवाईएल का मुद्दा है, चंडीगढ़ का है, माइनिंग है। इस तरह विभिन्न प्रकार जो आज हरियाणा बिल्कुल पिछड़ गया है आर्थिक तौर पे भी। बिल्कुल जो प्रति व्यक्ति आय और निवेश में नंबर 1 था 14 में, आज कहीं भी उसका चर्चा नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार भी विपक्ष के सवालों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बजट सत्र से पहले सीएम नायब सिंह सैनी ने मंत्रियों और विधायकों के साथ बैठक की और बजट सेशन को लेकर रणनीति बनाई गई। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष आत्ममंथन की तैयारी करे। साथ ही कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने भी विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। चुनाव से पहले एक औपचारिक ये सेशन से पहले औपचारिक बैठक होती है, तो मुख्यमंत्री जी आज बैठक ले रहे हैं। क्या रणनीति बनाई जाएगी सर? कोई रणनीति की बात ही नहीं है, सब चीज धरातल पर काम कर रहे हैं। पूरी तैयारी करे हुए हैं। विपक्ष किस चीज की तैयारी कर रहा है? विपक्ष आत्म मंथन की तैयारी करे। हमने तो तैयारी कर रखी है, काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी राउंड द क्लॉक 24 घंटे काम कर रहे हैं। जवाब देंगे। विपक्ष मुद्दे उठाने की बात कह रहे हैं कि जवाब देंगे सब मुद्दों का, लेकिन वो उनको ये भी कह देना आप लोग कि मुद्दे तो जरूर उठाएं, लेकिन उनका जवाब सुनने के लिए बैठे, भागे ना, बैठे वहां सदन के अंदर। के लिए इंतजार करती है कि हमारे प्रतिनिधि विधानसभा में जाएंगे, सेशन में हमारे हित की कोई बात करेंगे, तो वो हित की बात न करते हुए केवल अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए, केवल सुर्खियां बटोरने के लिए ये सेशन और जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई का जो खर्च होता है उसके लिए नहीं है। ये सेशन हरियाणा प्रदेश के सभी वर्गों के हित के लिए विपक्ष सवाल करे, रचनात्मक और सवाल भी करे और महत्वपूर्ण अपने सुझाव भी दे। ये उसके लिए सेशन होना चाहिए। परंतु वो जिस प्रकार के बात सदन में आएगी, सभी का जवाब देने के लिए व्यापक तैयारियां सरकार की हैं और पहले भी उनको व्यापक जवाब दिए, आगे भी देने का काम करें। 5 तारीख को नामांकन का अंतिम दिन होगा। सारा शेड्यूल आ गया है, अखबार में भी आ गया, आपके माध्यम से भी आ गया है और आवश्यकता पड़ेगी तो 16 मार्च को वोटिंग के लिए भी सारी योजना बना ली गई है। कांग्रेस ने सरकार को घेरने के लिए मुद्दों की लंबी सूची तैयार कर ली है, तो वहीं सरकार भी जवाब देने और अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सत्र से पहले ही जिस तरह से बयानबाजी ने माहौल गरमा दिया है, उसे देखते हुए ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि सदन में तीखे सवाल जवाब और जोरदार टकराव की स्थिति बन सकती है।
और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ विजेंद्र नेहरा जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए ललित अरोड़ा जी हमारे साथ हैं, इनेलो की तरफ से मनदीप केसरी जी हमारे साथ हैं और राजेंद्र जौदौन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। विजेंद्र जी, शुरुआत में आपसे करूंगी। देखिए, कांग्रेस का कहना है कि पूरी सूची तैयार है, मुद्दों के साथ सरकार को घेरने का काम करेंगे। क्या सत्ता पक्ष इतनी तैयार है कि सवालों का सामना कर पाए? देखिए, निश्चित रूप से भावना जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से तैयार है और कल 30 फरवरी 2026 से लेकर के और 18 मार्च 2026 तक हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 27 दिनों तक एक लंबे सत्र की शुरुआत होने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नायब सैनी जी वित्त मंत्री के रूप में ये बजट पेश करेंगे। हरियाणा विधानसभा का जो बजट सत्र है उसकी कल 20 फरवरी से शुरुआत होगी और 2 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश करेंगे। हरियाणा के हित में जन कल्याण के को समर्पित करता हुआ बजट माननीय मुख्यमंत्री जी पेश करेंगे। और ये देखिए, बाकी सामान्य सत्र होते हैं उनसे अलग ये सत्र रहने वाला है, क्योंकि सामान्यतः आपने देखा होगा कि जो बजट सत्र है वो 10-12 दिनों का या अधिकतम 15 दिनों का रहता है, लेकिन ये लगभग 27 दिनों का इसकी अवधि है बजट सत्र की। ये मुझे लगता है कि बजट के ऊपर अच्छे तरीके से चर्चा हो जाए, सबको बोलने का मौका मिल जाए और जो विकास से जुड़ी योजनाएं हैं उसके बारे में एक विस्तृत चर्चा के लिए इसमें समय दिया गया है। अगर मैं बात करूं 2013-14 की, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो मात्र 53,000 करोड़ रुपए का जो बजट है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पेश किया था। वहीं 2025 में माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश किया था, यानी लगभग 4 गुना बढ़ा करके हमने उसको पेश करने का काम किया। और देखिए भावना जी, ये जो बजट है वो विशेष तौर पे शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सड़क, सीवर, बिजली, पानी, हमारे जो युवा साथी हैं, हमारी जो मातृशक्ति महिलाएं हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो किसान हैं, हमारे जो उद्योगपति हैं, उन सभी को, हमारे जो गरीब हैं, उन सभी को ये बजट समर्पित होगा। हरियाणा के हित में बजट होगा, ऐतिहासिक बजट होगा। और अन्य मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश के अंदर जो विकास की एक नई गाथा लिखने का उन्होंने काम किया है, दिन रात वो लगे रहते हैं, काम जनता के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं, रात को 12-12, 1-1 बजे तक मिलते हैं। अभी पीछे मैंने देखा कि किस तरह से हरियाणा के इतिहास में एक अनूठा उदाहरण उन्होंने पेश किया। एक सामान्य कोई युवा ने उनको आवाज दी कि ताऊ सैनी हमें भी हेलीकॉप्टर में बिठा ले, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने सुरक्षा प्रोटोकॉल को भी दरकिनार करके उस युवा को लाके हेलीकॉप्टर में बिठाने का काम किया। इतना दरियादिली दिखाते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने ये काम किया। और हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस तरह से कानून व्यवस्था ने अपना जो काम करना शुरू किया है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर आई है, और हमारे जो नए डीजीपी बने हैं श्री अजय सिंघल जी, जिस तरीके से उन्होंने जो बदमाश है उनको चुनौती दी है और हरियाणा प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने का काम किया है, मजबूत करने का काम किया है, नस्ल तस्करी के ऊपर प्रहार करने का काम किया है, अपराधियों में डर बनाने का काम किया है। ठीक है विजेंद्र जी, आप कह रहे हैं कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया है, लेकिन विपक्ष तो इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है। ललित जी, कानून व्यवस्था को लेकर इस बार घेरेंगे आप सरकार को विधानसभा में? कानून व्यवस्था के बारे में पत्रकारों से ज्यादा कौन जानता है? सबसे ज्यादा खबरें छपती हैं। मैं तो इस समय इस बजट में जो मेरा इंटरेस्ट है वो 9-10 एरिया है। वेलफेयर ऑफ SC/ST, माइनॉरिटीज, OBC, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, और जो 11 लाख एकड़ भूमि अभी नमी में पड़ी हुई है, हाउसिंग है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, एजुकेशन है, स्पोर्ट्स है, कल्चर है, पुलिस है, ट्रांसपोर्ट है, रोड एंड ब्रिजेस है, वाटर सप्लाई है, एनर्जी है, सोशल वेलफेयर है, एग्रीकल्चर है। मैं तो इन एरियाज पे देखूंगा कि, और हमारी पार्टी भी, कि ये उस पे क्या खर्च करते हैं। आप कहते हैं कि कांग्रेस के टाइम में इतना बजट था। भाई 11 साल में महंगाई तो बढ़ी नहीं है ना? आप कमाल करते हो। हमारे टाइम में कर्जा कितना था? आज आप 5 लाख करोड़ रुपए के नजदीक पहुंचने वाले हो। आपके पब्लिक अकाउंट डिपॉजिट स्मॉल सेविंग की 50,000 करोड़ हो जाएंगे। विभिन्न विभागों के बिजली बिल और अनपेड सब्सिडी भी 50,000 करोड़ के पास हो जाएगी।
स्टेट पब्लिक एंटरप्राइजेस ने भी 50,000 करोड़ रुपए ले रखा है और पिछली बार का कर्ज और सब मिला के 5 लाख करोड़ के करीब पहुंचने वाले हैं। देखिए ये धरातल पे बातें क्या है उसके बारे में हमारा काम विपक्ष का बताना है और उसको धैर्यपूर्वक सुनिए। हरियाणा कृषि प्रधान है कि नहीं है, तो फिर आप ये बताइए। मुख्य रूप से जल संकट है, पर्यावरण की गिरावट है, स्वास्थ्य और जोखिम है, बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था है, आर्थिक असंतुलन कितना है। आप नूह और गुड़गांव का आर्थिक असंतुलन कंपेयर तो कीजिए। वहां प्रति व्यक्ति है 60,000 है नूह में, गुड़गांव में 10 लाख भी हो सकती है। पहली बात तो हरियाणा की कृषि के बारे में जल संकट और भूजल की कमी है। राज्य में 91% ताजा पानी कृषि में होता है, भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है, जल भराव है, मिट्टी की लवणता और सैलिनिटी हो गई है उसमें। चावल के खेती वाले इलाकों का पता तो करिए, प्रदूषण और मिट्टी की गिरावट हो गई है। जल संसाधन देख लो, भूजल प्रदूषण हो रहा है। राज्य के एक्वीफर में भारी धातु लवणता, नाइट्रेट और फ्लोराइड आ चुके हैं। इनके लिए बजट में क्या प्रावधान होंगे हमें ये देखना है। पर्यावरण में अवैध खनन देख लो, अरावली का एरिया देख लो, हरियाणा के अन्य राज्यों की तुलना में अधिक प्रदूषण है भाई। एनसीआर का काफी इलाका आता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में देख लो, 40 मिलियन लोग प्रभावित है कैंसर से, वेक्टर जनित रोग, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया की वारदातें हो रही है ना। आप देखिए स्वास्थ्य जोखिम है। आज राज्य को 1,35,000 बिस्तरों की आवश्यकता है। मेरे भाई कह रहे थे, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने विकास नहीं किया होगा, लेकिन जो सवाल मैं उठा रहा हूं कि आपके पास 61,000 बिस्तर है कुल और चाहिए 1,42,000, तो फिर जब अचानक कोई महामारी या कुछ होता है तो फिर क्या दिक्कत आती है पता ही है। आप ये देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में पीएचसी की 34% और सीएचसी की 18% कमी है। इनके सरकारी आंकड़े दे रहा हूं मैं, मेरा अपना एक भी आंकड़ा नहीं है, आप मिला लीजिएगा। विशेषज्ञों की कमी है, क्षेत्रीय असमानता है। मेवात और पलवल में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं बाकी जगह देख लो। दवाओं और उपकरणों की कमी है, इस पे ध्यान देना चाहिए। ये बजट एलोकेशन से ही पूरा होगा ना। सरकारी मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, एक कॉलेज तो अल्फला तो बंद कर दिया प्राइवेट सेक्टर वाला, एसडीटी यूनिवर्सिटी गुड़गांव रह गई और एनसी मेडिकल कॉलेज सराना रह गया। बाकी जगह हालत देख लो वहां पे क्या है। मशीनें मैं बताऊं, आप मेरे साथ किसी भी गोडाउन में इनके स्टोर में चले चलिए, ऐसी मशीनें सैकड़ों की संख्या में जो खोली नहीं गई है, पैकिंग भी उनकी। तो कैसे मान लूं? बेरोजगारी में बात ना करूं मैं? बेरोजगारी 75% तो आबादी गरीबी रेखा से नीचे, खुद ही कह रहे हो, बीपीएल से नीचे है। तो फिर किस बारे में बात करें? करंट जीएसडी भी 31% है, इस पे बात कर लो। देखिए की एरिया है स्टाफ शॉर्टेज का। एजुकेशन डिपार्टमेंट में 24,000 से कम, 24,000 के आसपास वेकेंट पोजीशन है। पुलिस में देख लो, हेल्थ केयर में देख लो, पुलिस में 18,000 के करीब वैकेंसीज हैं। भरते क्यों नहीं हो? ठीक है बजट में देखो, ठीक है, आपके सवाल तो खत्म ही नहीं हो रहा है। एक बार अमनदीप जी से पूछ लेती हूँ कि वो क्या सवाल उठाने वाले हैं। ठीक है ललित, ठीक है अमनदीप इस पे बात करिए ना मेरे साथ में, मैं आपके साथ स्पेशल सेक्शन रख लो। ठीक है ललित जी, ठीक है, मुझे अमनदीप जी जी अब आपने स्कूलों को बोला कि फाइल ललित जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? 25% को बेनिफिट दिया, सही कहो, आप उनको जुर्माना ललित जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? 75% का क्या होगा अगर आप मान्यता समाप्त कर देंगे तो? देखिए लिंग अनुपात क्या होगा। महिला सुरक्षा पे बात कीजिए, प्रवासी बात कीजिए ना, कि हमारे लोग दूसरे देशों में जा रहे हैं मजदूरी करने, क्यों जा रहे हैं? समस्या जलवायु परिवर्तन की नहीं है, नीतिगत कमियों की है। संसाधन का संतुलन कितना ज्यादा है, उद्योग देख लीजिए आप। मुख्य चुनौतियां क्या है? परिचालन लागत हरियाणा में ज्यादा है बाकी जगह से। मैडम भाषण में देखिए बुलाया क्या इनको? यही बोलते रहेंगे क्या? विजेंद्र जी, मुझे लगता है कुछ टेक्निकल दिक्कत आ गई है, इस वजह से मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं उसी का इंतजार तो आवाज काटिए मैडम, इनकी आवाज काटिए मैडम। ठीक है विजेंद्र जी, मैंने उन्हें रोका था, आप उसकी चिंता मत कीजिए, समय बराबर देना मेरा काम है। अमनदीप जी, आपके पास क्या सवाल है? ठीक है, आपके पास क्या सवाल है मनदीप जी? जी भावना जी, जैसे कि आप लगातार 2014 से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आप लगातार देख रहे हैं कि विधानसभा के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल किस प्रकार से मुद्दे उठाती है, हरियाणा की आवाज को उठाती है, और बड़ी दमदार तरीके से जो हरियाणा के जनहितैषी मुद्दे होते हैं, लोगों के हित के मुद्दे होते हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी की कुशासन की जो नीतियां हैं उनका जम करके विरोध करते हैं। इस बार भी प्रदेश की हालात सबके सामने है, और इंडियन नेशनल लोकदल ने न केवल विधानसभा में, बल्कि आपने अभी पिछले दिनों ही देखा,
हमने चाहे सड़क की बात हो, आंदोलन की बात हो, तो सबसे पहले जाकर के मुद्दा उठाया। चाहे बुजुर्गों की, विधवाओं की पेंशन काटने की बात हो, इंडियन नेशनल लोकदल ने ऐलान किया था कि हम सरकार को घेर लेंगे 20 तारीख को। उससे पहले ही सरकार ने यू टर्न लिया, घुटनों पे आ गई और अपने जन विरोधी फैसलों को वापस लेना पड़ा। इसी प्रकार से हमने इस बार विधानसभा सत्र में भी 11 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सरकार के लिए रखे हैं। चाहे एसवाईएल का मुद्दा हो कि लगातार एसवाईएल के जो फैसले हमारे हक में होने के बावजूद जो सरकार की नाकामियां हैं वो क्यों नहीं हो पा रही, चाहे बढ़ते प्रदेश के अंदर बिगड़ती कानून व्यवस्था, बढ़ते अपराध की बात हो, जो मर्जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह ले, आपके सामने तस्वीर साफ है, जनता देख रही है। हर रोज ये अपराध जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा। कल ही रोहतक के अंदर 22 गोलियां मारी है एक युवक को, 2-4 नहीं है, वो 22 गोलियां मारी है, जहां पर ये दम भरते हैं कि हमने तो अपराध मुक्त हरियाणा कर दिया। और जो शिक्षा की बुरी हालत हरियाणा प्रदेश के अंदर है, सरकारी स्कूलों को ये जहां तो एक तरफ बंद कर रही है, वहां पर शिक्षकों की भारी कमी है। और भर्ती के नाम पर जो इन्होंने रिजेक्शन बोर्ड चलाया हुआ है, हरियाणा के युवाओं को तो ये कह देते हैं कि भाई आप इस भर्ती के लायक ही नहीं है। जो युवा देश के अंदर यूपीएससी के एग्जाम में सबसे ज्यादा संख्या में उत्तीर्ण करता है, देश की सेना की बात हो, बड़ी बड़ी पोस्टों की बात हो, 2% आबादी के बाद भी वो सबसे ज्यादा संख्या में वहां पर पास होते हैं, वो अपने ही प्रदेश में फेल हो जाते हैं आकर के। और जहां पर उच्च शिक्षा की बात है, चाहे नशे की बात है, हरियाणा प्रदेश का आज बहुत बड़ा इलाका, बहुत ज्यादा युवा नशे में लिप्त होते जा रहे हैं। सिंथेटिक नशे की इस्तेमाल होने लग गया और सरकार का इस पर ध्यान नहीं, उल्टा सरकार के लोग हैं जो शामिल हैं, वो नशे का गिरोह चलाते हैं। पहले भी इंडियन नेशनल लोकदल ने केवल एकमात्र पार्टी ने दम भर के अभय सिंह चौटाला जी ने दिखाया था कि किस प्रकार से सरकार के मंत्रियों के, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ जो नशा तस्कर हैं उनकी फोटोएं तक विधानसभा में दिखाई थी। इसी तरह से अनेकों मुद्दे हैं, चाहे आप प्रदेश के अंदर जो धान घोटाला हुआ, किसानों के साथ तो जो कांग्रेस जाति भी हो कह रही है, आप भी कह रहे हैं। राजेंद्र जी, इस बार विपक्ष के पास मुद्दों की भरमार है सरकार को घेरने के लिए। ये तो होता ही है। अभी जो है कांग्रेस विधायक दल की बैठक हो गई है, उसमें करीब जो है 1 दर्जन मुद्दे उन्होंने बताए हैं। बेरोजगारी है और क्राइम है और ये जो गैंगस्टर कल्चर है और ये जल भराव, मुआवजा, पेंशन का मुद्दा और राशन कार्ड का मुद्दा, वो इस तरह से नियुक्तियों का मुद्दा, बाहरी लोगों की नियुक्तियां सरकारी पदों पर, तो ये सारे मुद्दे मिला के करीब 1 दर्जन मुद्दे बनते हैं। तो मुद्दे तो वो उठाएंगे और उठाते ही रहे। कानून व्यवस्था का मुद्दा तो हमेशा ही विधानसभा में उठाया जाता है, इस बार भी आ जाएगा चर्चा में। तो अब ये है कि विपक्ष अपनी रणनीति तय कर रहा है, सरकार को अपने तरीके से जवाब देना है। वो आंकड़े पेश कर देंगे कि हमारी ये रिपोर्ट है, इतने अपराध कम हुए, इतने गंभीर अपराध कम हुए, इतने और दूसरे अपराध कम हुए। सरकार अपना जवाब देगी। सरकार भी अपनी फ्लोर की रणनीति तैयार करती है ना, कि अगर विपक्ष के सदस्य कोई मुद्दा सरकार के चुनौती देते हुए उठाते हैं तो वो जो है सत्ता पक्ष की तरफ से भी मंत्री और उनके विधायक वो भी जवाब दे, वो खड़े हो जाते हैं, वो जवाब देते हैं। तो ये फ्लोर की रणनीति है और किसी तरह से सरकार भी एक तरह से काम करने के साथ साथ वो फ्लोर को मैनेज भी करती है कि किस तरह से विपक्ष को ज्यादा हमलावर होने से रोका जाए और तर्क संगत जवाब दिए जाए। फिर वो चर्चाएं भी हो जाती हैं। कई बार विपक्ष भी अपना विरोध जताने के लिए वो वॉकआउट कर जाते हैं, तो सरकार कहती है कि विपक्ष तो जो है आरोप लगाता है लेकिन जवाब सुनने के लिए नहीं तैयार रहता। वो भी इस तरह का भी सदन है, लेकिन सदन में जो चर्चाएं हों उसमें जो सकारात्मक मुद्दे आते हैं या विपक्ष की तरफ से सकारात्मक सुझाव आते हैं तो सरकार को भी उनको गंभीरता से लेना चाहिए। और विपक्ष की अवधारणा, इस सदन की अवधारणा यही है कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से कुछ मंथन हो और कुछ सकारात्मक निकल कर आए, जिससे प्रदेश के लोगों का भला हो और विकास हो और समस्याओं का समाधान। तो सरकार को भी अपना सकारात्मक रुख रखना चाहिए और विपक्ष को भी रचनात्मक सुझाव देने चाहिए। महज हंगामा ही करना हो और जो है इस तरह का बाहर लोगों के बीच में संदेश देने का प्रयास के विपक्ष बहुत घमासान लड़ाई लड़ रहा है लोगों के लिए, ये जरूरी नहीं है। सकारात्मक सुझाव होने चाहिए और उसके आधार पर समाधान होना चाहिए। तो अब ये है कि सब दोनों पक्ष तैयार हैं, उन्होंने अपने अपने विधायकों की बैठक कर ली है और सबको जो है रणनीति समझा दी गई है। तो आप देखते हैं कि कल जो है राज्यपाल के अभिभाषण से आगाज होने के बाद आगे जब चर्चा शुरू होगी
तो किस तरह से विपक्ष और सत्ता पक्ष का रुख क्या रहता है, कुछ बदलाव आना चाहिए, कुछ सकारात्मक बदलाव आना वाकई वॉकआउट की जरूरत भी क्यों पड़े। अगर वो जो है जवाब सरकार देती है तो सुनना चाहिए बैठ के और अपनी बात उठानी चाहिए। तो अब देखते हैं कि विपक्ष क्या रणनीति और आगे किस तरह से सकारात्मक रुख तय करता है। बिल्कुल विजेंद्र जी, अगर विपक्ष की तरफ से कोई सकारात्मक सुझाव आता है तो सत्ता पक्ष उसे शामिल करेगी या फिर विपक्ष का सुझाव समझकर खारिज कर देगी? नहीं, देखिए निश्चित रूप से भावना जी, अगर कोई भी सुझाव आता है विपक्ष की तरफ से तो उसका स्वागत है। और चाहे हरियाणा प्रदेश के अंदर पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी रहे हों, चाहे वर्तमान समय में माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी हों, सभी से चर्चा करके बजट पेश करना, चाहे वो पक्ष है या विपक्ष है, ये परंपरा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों ने, भारतीय जनता पार्टी के वित्त मंत्रियों ने हरियाणा प्रदेश के अंदर, देश के अंदर शुरू की है। और इस बार भी अगर मैं आपको बताऊं तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने अलग अलग जो विभाग हैं, चाहे वो जो क्षेत्र हैं, चाहे वो हमारे उद्योग हैं, चाहे वो हमारे किसान हैं, चाहे वो हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे लोग हैं, चाहे वो अध्यापक वर्ग है, चाहे हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, हर समाज के हर वर्ग की चर्चा करके लगभग 2000 से अधिक सुझाव प्राप्त करके डायरेक्ट माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी इस बजट को हरियाणा प्रदेश के अंदर पेश करेंगे। और जिस तरह मेरे साथी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के किसानों की बात कर रहे थे, ये तो वो लोग हैं जो 2-2, 4-4 रुपए का चेक किसानों को मुआवजे के रूप में देते थे। हमने तो किसानों की सभी फसलों को, देश के अंदर हरियाणा प्रदेश अकेला ऐसा राज्य है मैडम कि जो सभी फसलों को एमएसपी पे खरीदने का काम करता है। आज पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा खुश और सबसे ज्यादा समृद्ध अगर कोई किसान है तो वो हरियाणा का किसान है, क्योंकि हमारे हरियाणा प्रदेश के किसान की 100% फसल को एमएसपी पे हम खरीदने का काम करते हैं। 6000 रुपए एक तरह से उसको सम्मान भत्ता माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से पीएम सम्मान निधि के रूप में हम उसको देने का काम करते हैं। और जिस तरीके से देखिए वृद्धावस्था पेंशन की अगर मैं 1987 में ताऊ देवीलाल जी ने 100 रुपए से पेंशन शुरू की और इन लोगों की शासन काल में सत्ता में ये रहते हुए लगभग 100 ही रही। लास्ट में जाकर के इन्होंने 200-300 करने का काम किया। 2014 तक लगभग 27 साल तक पेंशन बढ़ के कितनी हुई, 700 रुपए पेंशन थी 2014 में, लेकिन जाते जाते भूपेंद्र सिंह जी ने 1000 रुपए की घोषणा की थी। चलो 1000 रुपए भी अगर हम मान ले तो आज 3200 रुपए है। हमने 10 साल में 2200 रुपए पेंशन, सभी तरह की पेंशन को हमने बढ़ाने का काम किया है। और आज लगभग 40 लाख लोग, चाहे वो बुढ़ापा सम्मान भत्ता है, चाहे वो दिव्यांग है, चाहे वो विधवा है और चाहे वो विडो पेंशन है, इन सब को हमने बढ़ाने का काम किया, देने का काम किया। आज हर महीने 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हम खर्च करते हैं पेंशन के रूप में, जो हम देने का काम करते हैं। आज देखिए 2014 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी मैडम, तो प्रति व्यक्ति आय 1,47,000 रुपए थी। आज 2025-26 में प्रति व्यक्ति आय लगभग 4 लाख रुपए पहुंच चुकी है। यानी दोगुने से भी ज्यादा प्रति व्यक्ति आय हमारी सरकार, हमारे शासनकाल में बढ़ी है। आज जब हमने पिछला बजट पेश किया है तो लगभग जो हमने बजट बनाया था उन सीमाओं पे, उन परियोजनाओं पे उसको खर्च करने का काम किया है। और डाटा के अनुसार अगर मैं बात करूं तो 11 विभागों का जो बजट था, हमने जो अलॉट किया था, उसमें 80% से ज्यादा उन्होंने खर्च करने का काम किया। एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड हरियाणा प्रदेश के अंदर बनाने का काम किया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और 21 विभागों का जो बजट था वो 70% से अधिक हमने खर्च करने का काम किया। ये आता है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो गांव, गरीब और किसान के आशीर्वाद से बनी है, जो हमारे छोटे दुकानदार, हमारी मातृशक्ति, हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद से बनी है, वो सबका साथ और सबके विकास को लेकर के आगे बढ़ रही है। और एक ऐसे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के रूप में हरियाणा को मिले हैं, हमेशा 24 घंटे जिनके दरवाजे, जिनके मुख्यमंत्री आवास के दरवाजे। ललित जी, आपके सवाल तैयार है, उनका रिपोर्ट कार्ड भी पहले से ही तैयार है। आपने सुना होगा विजेंद्र जी को अभी। बड़े आदर पूर्वक और धैर्य पूर्वक सुन रहा था और बताना भी चाहता हूं, कांग्रेस की आलोचना करने से आपका बजट ठीक हो जाएगा। 2014 में दूध जो है 30 से 35-40 रुपए लीटर था, आज क्या है? ठीक है, शुगर का रेट, चीनी 30 से 40 रुपए के बीच में किलो बिकती थी, देसी घी 300 से 380 रुपए के बीच में बिकता था, सरसों का तेल 80 से 100 रुपए के बीच में बिकता था, और आटा 20 से 25 रुपए प्रति किलोग्राम था। मुझे गलत साबित करते, दालें, अरहर दाल 70 से 80 रुपए किलो थी, पेट्रोल 70 रुपए के आसपास था। तो आप किस चीज को क्या अपनी पीठ ठोक रहे हो भाई? महंगाई नहीं हुई क्या? ये देखिए, आपको सवाल सुनने चाहिए।
मैं आपको आलोचना के लिए आलोचना नहीं कर रहा, क्योंकि आपने कांग्रेस की बात करी तो मैंने ये कांग्रेस शासनकाल के रेट बताए हैं। तो इसके अलावा मेरे को आप एक बात का जवाब दे दीजिए कि 24,000 टीचर्स की वैकेंसी खाली है। हरियाणा के 185 कॉलेजों में से 69 कॉलेजेस में प्रिंसिपल नहीं है गवर्नमेंट कॉलेज में। हेल्थ केयर पे डॉक्टर की शॉर्टेज, लैब टेक्नीशियन, नर्सिस की बात करिए। पुलिस में 18,000 लोग वैकेंसीज खाली है। अच्छा, इसके अलावा कानून पे आप जवाब दीजिए। अरे 22 गोलियों की बात हुई थी ना अभी, रंगदारी, गोलीबारी, हत्याएं, ड्रग्स, नारकोटिक्स केस, ये क्यों बढ़ गए? हरियाणा में 25 लाख बेरोजगार हैं, उनकी तरफ कब ध्यान दिया जाएगा? जल्दी से जवाब दीजिए। मैडम बोलने दीजिए ना। ललित जी, आप एक बात, ठीक है विजेंद्र जी प्लीज, एक सेकंड ललित जी, जब आप सवाल एक साथ इतने पूछेंगे ना तो आपके जवाब आपके धुंधले हो जाएंगे। मैं ये आपके लिए कर रही हूँ। विजेंद्र जी टू द पॉइंट जवाब दीजिए। एक सवाल का जवाब नहीं दिया, तभी मैं बोल रही हूँ विजेंद्र जी। सवाल पूछे हैं, जो इन्होंने सवाल पूछे मैं बताता हूँ इनको। इन्होंने महंगाई की बात की, मेरे साथी को थोड़ा सा यहाँ पे तैयारी करके आना चाहिए था। आज देश में हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे कम महंगाई है। और मैडम, कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के अंदर एक गाना बना था बॉलीवुड में कि सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। यानी महंगाई इतने हाई लेवल पे पहुंच चुकी थी कि बॉलीवुड वालों को गाना बनाना पड़ा था। ये बेरोजगारी की बात करते मेरे साथी, ये हरियाणा की जो सरकार है वो तीसरी बार जो बनी है देश के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर, वो रोजगार के विषय पे बनी है मैडम। हमने जो लगभग 2 लाख चीजों का रेट बताए, आज क्या रेट है? हमने जो 2 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। विजेंद्र जी वो पूछ रहे हैं महंगाई भी तो बढ़ी है। विजेंद्र जी कह रहे हैं चीजों के रेट बढ़ गए हैं, कांग्रेस के समय में बहुत सस्ते थे। मैडम आप मुझे बताओ महंगाई की दर क्या थी? ये जरा कांग्रेस पार्टी का हमेशा 10 से ऊपर महंगाई की दर रही है। आज कितनी है महंगाई की दर? 2 से 3% की महंगाई की दर है। तो महंगाई घटी है कि महंगाई बढ़ी है? हर चीज के ऊपर महंगाई कम करने का काम किया है। और देखिए हरियाणा प्रदेश के अंदर ईमानदारी से बेरोजगार युवाओं को हमने रोजगार देने का काम किया है। वो ईमानदारी से रोजगार हमारे काम आया है। उन युवाओं ने खुल करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया क्योंकि ईमानदारी से नौकरी मिली है। ये हमारी सबसे बड़ी खूबी है। और देखिए कांग्रेस पार्टी की सरकार 10 साल के अंदर मात्र 78,000 के आसपास नौकरी दे पाई थी, और हमारी सरकार ने 10 साल के अंदर 2 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। पुलिस की बात कर रहे थे, अभी भी 5500 रोजगार के मुद्दे पर ये सरकार बनी है तीसरी बार। ठीक है विजेंद्र जी। और देखिए नौकरी ईमानदारी से रोजगार के ऊपर तीसरी बार सरकार बनी है। मैडम कंप्लीट कर रहा हूँ, एक कंप्लीट कर रहा हूँ। जल्दी से। एक विधायक थे, अब तो नहीं है, एनआईटी से फरीदाबाद से नीरज शर्मा, उन्होंने कहा था कि एक 50 वोट के ऊपर एक सरकारी नौकरी लगाऊंगा। धो के पिटाई करी जनता ने उनकी, उनको हराने का काम किया। इनके तुमसे उनको हराने का काम किया। ठीक है ललित जी। 30 सेकंड जी, 30 सेकंड जी अपनी बात पूरी कीजिए। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि हरियाणा के अंदर में 538 स्कूल ऐसे हैं जहां पे लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है। शर्म नहीं आती आपको यहाँ बैठ के ऊंची ऊंची बातें करने के लिए? अरे शर्म तो आपको आनी चाहिए। बेशरम लोग हैं कांग्रेस पार्टी के, सारे बेशरम और भ्रष्टाचारी लोग हैं, दलाल लोग हैं, दलाली करते हैं। शर्म आप लोगों को इतने घटिया, आप लोग लानत के काबिल हो, घटिया लोग सारे घटिया लोग, शर्म आनी चाहिए। अरे ललित जी और विजेंद्र जी, ठीक है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर मत कीजिए। खानदान सबसे बड़ा ये गांधी खानदान। विजेंद्र जी ठीक है, मुद्दों पर बात होगी यहाँ पर। ठीक है अमनदीप जी, अभी विजेंद्र जी कह रहे थे कि आप दोनों शांत हो जाइए प्लीज। ठीक है, दोनों की ऑडियो डाउन हो जाए। परिवारी दलाल है मैडम। तो मैडम अमनदीप जी, अभी विजेंद्र जी कह रहे हैं, ठीक है ललित जी, अमनदीप जी वो कह रहे हैं कि रोजगार के मुद्दे पर ही तो हमने तीसरी बार सरकार बनाई है। देखिए भावना जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। रोजगार के अंदर पूरे भारतवर्ष के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है। ये आपके टीवी चैनल के ऊपर मैं नहीं कह रहा हूं, सरकारी आंकड़े कह रहे हैं। और सरकारी आंकड़ों के साथ साथ पिछली बार जो इनकी सरकार के अंदर मंत्री थे दुष्यंत चौटाला जी ने विधानसभा में वही आंकड़े उठा करके, और उसी के बिना पर ये 75% आरक्षण वाला जो प्राइवेट संस्थानों के अंदर हरियाणा के युवाओं को जो बिल पास करवाया था, इन्हीं की सरकार थी। ये लोग तो इतने ज्यादा मैं कहूंगा कि दोगले लोग हैं, अपनी बात पर किस तरह से पलटते हैं और केवल मात्र जो है मार्केटिंग करने का, अपनी बात को केवल और केवल ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइज करने का, जबकि असल मुद्दा कुछ नहीं होता।
ये हर मुद्दे पर ये कह रहे हैं कि अभी इन्होंने कहा कि महंगाई दर बिल्कुल कम है। हमारे समय में 100 रुपए पेंशन थी, जब चौधरी देवीलाल ने 100 रुपए पेंशन थी 1987 के अंदर, तो विजेंद्र भाई उस समय सोना केवल 2000 रुपए तोला था। उस समय रुपए की कीमत थी, डॉलर के मुकाबले रुपया बहुत मजबूत था। उस 100 रुपए की आज की तुलना करें तो 7000 रुपए बनती है। और इंडियन नेशनल लोकदल ने ऐलान किया हुआ है कि आज के हिसाब से और जैसे ही हमारी सरकार बनेगी इस पेंशन को 7000 रुपए करेंगे। 3200 रुपए आपके दर्शक भी सुन रहे हैं आज की महंगाई की दर पे। और विजेंद्र जी बता दें, क्या ये 3200 रुपए महीने में अपना गुजर बसर कर सकते हैं? क्या ये अपना खाना पीना कर सकते हैं 3200 रुपए महीने में? ये बुजुर्गों को, विकलांगों को, विधवाओं को ये क्या सोचते हैं? 3200 रुपए दे करके और जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि जैसे इन्होंने बहुत ज्यादा पैसा दे दिया है। आज की महंगाई तो बताइए, आप कंपेयर तो करिए कि आज रेट कहां पर है, आप असलियत को तो पहचानिए। तो भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने के लिए मैंने पहले भी कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल, आपने देखा प्रदेश की जनता विश्वास करती है कि केवल मात्र एक ऐसी पार्टी हरियाणा प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभा रही है जो इस सरकार को जन विरोधी फैसला लेने पर नकेल कस सकती है, इस सरकार को झुकने पर मजबूर करती है। और इसी विधानसभा सत्र के अंदर मैंने कहा ना, हमने 11 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। जी कांग्रेस मजबूर नहीं कर पा रही है भावना जी, आपकी आवाज अब आ रही है आपको मेरी आवाज? नहीं, कांग्रेस का आपके सामने में जी कांग्रेस का देखिए, जो जनता ने विपक्ष की भूमिका निभाई दी है, कांग्रेस को जिम्मेवारी दी है, लेकिन हम देख रहे हैं लगातार कि कांग्रेस को वो जोर शोर से चाहे कोई भी बात हो, चाहे पेंशन की बात हो, वो आवाज, वो दम विधानसभा को में हमें सुनने को नहीं मिलता। उल्टा घूम फिर करके कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के मदद करने का काम कांग्रेस करती है। ये वॉकआउट से या और सब चीजों से उल्टा भारतीय जनता पार्टी को ही बल मिलता है ताकि वो जन विरोधी फैसले कर सके। जिस प्रकार से पूंजीपति इनको सरकार इनको चलाते हैं, उनके मन मुताबिक यहाँ पर पॉलिसी बना सके, कानून बना सके, तो वो साथ हालांकि कांग्रेस को करना चाहिए, मुख्य विपक्षी दल है जो जिस भूमिका में हमें आना चाहिए था। कांग्रेस अगर हम साथ देंगी तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूर हो जाएगी और ये जन विरोधी इस तरह के फैसले पूरे प्रदेश में ना वो कानून बना सकती है, ना कोई और फैसले। जितना दम विपक्ष में होना चाहिए उतना कांग्रेस में है नहीं। ललित जी आपकी आवाज ठीक है? हमारे पास आवाज नहीं आ रही क्या? जी अब आ रही है। हेलो जी ललित जी, अब आपकी आवाज आ रही है जी। ऐसा है, हमारे पास 37 सदस्य हैं और इनसे सिर्फ 0.85 या कितने हमारे वोट कम थे। अगर हम नहीं बोलते तो और कौन बोलता है? मैं तो एक बात आपको कहना चाहूंगा, बहुत ज्यादा ऊंचा ये भाई गलत बातें कर रहे थे। अरे आप तो गाय काटने वालों से चंदा लेते हो और आप हमारे से बात करने लायक हो? शर्म आनी चाहिए आपको। आप तो हिंदू विरोधी हो, शर्म नहीं आती आपको? आपका ठीक है, यहाँ पर हम बजट को लेकर चर्चा कर रहे हैं, कौन हिंदू विरोधी है कौन हिंदू समर्थक, इस पर हम चर्चा नहीं कर सकते। ठीक है विजेंद्र जी, आपसे जो सवाल पूछा जाए आप उसका जवाब दीजिए। ललित जी प्लीज मुद्दे पर रहिए। ठीक है विजेंद्र जी, मैं समझ गई, हर चीज का जवाब दिया जाए जरूरी नहीं है। ठीक है विजेंद्र जी, ठीक है। ललित जी जल्दी से 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि पार्टी है ये जाली धर्म खतरे में है, हिंदुओं की बात करेंगे, दवाई नहीं है, आपका अस्पताल नहीं, डॉक्टर नहीं, रोटी के लाले पड़ रहे हैं, ये आदमी कह रहे विकास कर रहे हैं। अरे शर्म करो, तुम लानत के कभी डूब मरो। आज तक, अरे आपका मौलाना पप्पू आज तक राम मंदिर नहीं गया, बताइए। अरे देखो, कपड़ों से ज्यादा, अरे जाली अरे आपने भारत के राष्ट्रपति को नहीं जाने दिया क्योंकि दलित है। शर्म करो, शंकराचार्य को आपने जलील किया है। आपके समय आपको शर्म आनी चाहिए। इंदिरा गांधी ने हजारों गो भक्तों पर चलवाई थी। विजेंद्र जी, ललित जी आप किस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं? आप यहाँ पर क्यों आए इन मुद्दों पर चर्चा करने? अरे ठीक है, आप दोनों एक दूसरे दो, गांधी ने लाखों विजेंद्र जी आप यहाँ पर बजट को लेकर चर्चा करने आए ना? लाखों गो भक्तों को मरवाया था। विजेंद्र जी मैं आपसे क्या कह रही हूँ, आप यहाँ पर किस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे मेहमान हैं? बजट को लेकर विजेंद्र जी प्लीज। आपको बस मैं बोल रहा हूँ विजेंद्र जी, यहाँ पर केवल बजट को लेकर चर्चा होगी बस। बखिया उधेड़ दूंगा इनकी। विजेंद्र जी उधेड़िए बखिया, लेकिन बजट के मुद्दे पर, केवल बजट के मुद्दे पर यहाँ पर चर्चा होगी बस।
ठीक है अरे ललित चुप जी। कर चोर, कफन चोर। मैं ये कह रहा हूं कि अब मैंने इनको 10 आइटमों के नाम बताए कि क्या रेट था 2014 में, ये उसमें नहीं बोलते, ये वैकेंसीज पड़ी है उन पे नहीं बोलते, ये महंगाई पे बात ही नहीं करते। मैं ये कह रहा हूं कि महंगाई जो है इतनी ज्यादा है, क्राइम रेट इतना ज्यादा है और पुलिस में भर्तियां नहीं हो रही है, 25 लाख लोग बेरोजगार हैं, खेतों में पानी खड़ा है, गुड़गांव का हाल देख लो, हर जगह हर जिले में समस्याओं का अंबार लगा है, यहाँ बैठ के कांग्रेस कर रहे हो ये। ठीक है विजेंद्र जी, बकवास जवाब करने दीजिए की जल्दी से, लिमिट मुझे राजेंद्र जी के पास जाना है। देखिए ठीक है मैडम, विजेंद्र पढ़े जी। मैडम देखिए, पढ़े लिखे सब लोग हैं, जनता भी बहुत समझदार है, गूगल भी है, सब सारे माध्यम है। आपसे मेरा निवेदन है कि महंगाई के आंकड़े आज 3% से नीचे हैं और कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के अंदर 6.5% महंगाई, मैंने ये आंकड़े निकाल लिए हैं। और देखिए बॉलीवुड को जब गाना बनाना पड़ा कि सखी सही तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, बॉलीवुड को गाना बनाना पड़ा था, इतनी महंगाई थी। और देखिए मैडम दूसरी बात, मनमोहन सिंह जी ने प्रधानमंत्री ये रहते हुए कहा था कि पैसे पेड़ पे थोड़े लगते हैं, 14 रुपए डेली कमाने वाला गरीब नहीं है, इनकी शासनकाल में इन्होंने कहा था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मुकाबला नहीं कर सकते मैडम। आज हरियाणा पे कितना कर्जा है बोलो, गरीबी से निकालने का काम किया है। मैं कर्जे बता देता हूँ 5 लाख करोड़ का कर्जा है हरियाणा में, मैं बता देता हूँ कर्जा लेके घी पी रहे हो, कर्जा लेके घी पीते हो भैया, आप तो सुन तो लीजिए भैया। देखिए 5 इनके लाख का कर्जा है। वाला कहते हैं कि सरकार पे 3 लाख करोड़ का कर्ज है, हुड्डा साहब कहते हैं 4.5 करोड़ का कर्ज है, यहाँ प्रवक्ता बिना जानकारी के आगे कहते हैं 5 लाख करोड़ का कर्ज है। तेरे को बड़ी जानकारी है, मेरे से बोलना ज्यादा क्या है। और देखिए तेरे मैं को बताता हूँ जानकारी है। आपको, जब इनकी जब सरकार गई थी तो 2014 में हरियाणा के ऊपर ये 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ के गए थे, जिसमें यही झूठ बोल 70,000 करोड़ रुपए का कर्जा एक था। करोड़ और इसके अलावा, अरे सुन तो लो भैया, आपके बीच में नहीं बोला था मैं, क्यों 70,000 सुन लो? करोड़ रुपए का कर्ज एक था। क्यों सुनूं और मैं? इसके अलावा बिजली निगमों मैं के तुम्हारा ऊपर झूठ क्यों योजना के सुनूंगा? माध्यम से जो बिजली निगमों का जो कर्जा था उसको हमारी सरकार ने अपने ऊपर लेके चुकाने का काम किया, यानी कुल 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था। आज हरियाणा प्रदेश के ऊपर लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। और ये जो कर्जा 5 हमने लाख, लिया 5 लाख का है, ये कर्जा है। कर्जा हमने सड़क, सीवर, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इसको अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए हमने किया है। और ठीक है विजेंद्र जी और ललित जी, ठीक है प्रति किसान ठीक है, मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। आप लड़ते झगड़ते रहेंगे तो बाकी मेहमानों को कब समय मिलेगा। ठीक है राजेंद्र जी, नहीं विजेंद्र जी, एंडिंग कमेंट्स के समय में मैं आपके पास आऊंगी, मैं आपके पास, आप उस पर भरोसा रखिए, मैं आपके पास आऊंगी विजेंद्र जी। ठीक है जल्दी कंप्लीट कीजिए, जल्दी। देखिए देश की आजादी से लेकर के 2014 तक 60 साल में ये 50,000 किलोमीटर के हाईवे बना पाए थे। हमने 10 साल में 96,000 करोड़ का 96,000 हमने किलोमीटर बनाए हैं हाईवे। तो इससे अंदाजा लगाइए विकास कितना किया हमने। ठीक है विजेंद्र जी, ठीक है ललित जी, ठीक है, मुझे राजेंद्र जी के पास जाना है। ठीक है राजेंद्र जी, अभी अमनदीप जी कह रहे थे कि कांग्रेस वैसी भूमिका नहीं निभा रही है जैसे विपक्ष को निभानी चाहिए, क्या वाकई विपक्ष कमजोर नजर आ रहा है? नहीं, अब देखिए कि फ्रंट पर तो कांग्रेस ही है, कि जनता ने जो आदेश दिया है उसके तहत तो मुख्य विपक्षी दल की जिम्मेदारी जो है कांग्रेस को सौंपी गई है। अब कांग्रेस को अगर वो इंडियन नेशनल लोकदल की अपेक्षा कुछ ज्यादा है, वो ये चाहते हैं कि कांग्रेस और सक्रिय भूमिका निभाए, तो कांग्रेस को उस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए और ज्यादा सक्रियता अपनी बढ़ा देनी चाहिए कि विपक्ष के रूप में जो कुछ भी वो मैक्सिमम अधिकतम कर सकते हैं वो करना चाहिए। वैसे तो कांग्रेस कह रही है कि हम जो है मुद्दों को लेकर विधानसभा का घेराव करेंगे, विधानसभा का 25 फरवरी को, और 24 जिसमें मनरेगा भी शामिल है, मनरेगा का जो उन्होंने फॉर्मेट बदल दिया है, वो जो नई स्कीम आ गई है वीवी जी राम जी, तो वो और दूसरे मुद्दों को लेकर भी 24 फरवरी को भी प्रदर्शन करेंगे। तो कांग्रेस जो है अपने तरीके से मुद्दे भी उठाएगी। लेकिन ठीक है कि अगर इंडियन नेशनल लोकदल ये महसूस करता है कि कांग्रेस की भूमिका में कहीं कोई कमी है तो उनको बढ़ा देना चाहिए, और कि भाई क्या और विपक्षी, तो कांग्रेस को अपना परफेक्शन दिखाना चाहिए और उससे उनको पॉलिटिकल फायदा ही होगा। लोग जो है देखेंगे कि जन समस्याओं के लिए और जनता से जुड़े मुद्दों के लिए पार्टी संघर्ष कर रही है, तो कांग्रेस को कई चुनाव में एक अच्छे अवसर भी मिल सकते हैं। तो ये है कि विपक्ष की भूमिका मजबूत होना चाहिए निश्चित तौर पर, और अगर कोई दूसरा दल है वो कमी महसूस करता है तो उसको चुनौती के रूप में स्वीकार करके अपने आप को कांग्रेस को फिट करना चाहिए। सही है।
बिल्कुल। अमनदीप जी देखिए, विजेंद्र जी कह रहे हैं कि हमने सारे काम किए हैं, फिर वो और खासकर रोजगार का जो मुद्दा उठाया जा रहा है, रोजगार के मुद्दे पर इन्होंने तीसरी बार सरकार बनाई है। नहीं, भावना जी, रोजगार की जो ये बात कर रहे हैं और तीसरी बार सरकार बनाने की, आप सबके सामने ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इनको तीसरी बार जो सरकार बनाने के लिए सबसे पहले तो अपने खुद जो इनके सरकार चला रहे थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को बदलना पड़ा, यहाँ से प्रदेश से भेजना पड़ा, और यहाँ तक कि उनकी फोटो तक किसी पोस्टर पे इन्होंने नहीं लगाई। इनको खुद मालूम था, पूरा का पूरा कैबिनेट इनका आ रहा, मतलब जो ये कह रहे हैं कि भी जिस सरकार ने काम किया, जिस सरकार को लोगों ने चुना, वो पूरे के पूरे मंत्री मुख्यमंत्री समेत ही हार गए हैं या बदल दिए गए हैं, और उसी को कह रहे हैं कि ये चुन लिया सरकार ने। ऐसा नहीं है। लेकिन जनता के सामने सच्चाई है हरियाणा प्रदेश की, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के मिली भगत से सरकार बनी। अमनदीप जी, उसके बाद भी तो चुनाव हुआ था, उसका जो परिणाम है वो भी तो आप नहीं, वो मैं जवाब दूं? मैं वही तो कह रहा हूं ना, वो परिणाम आपने भी देखा, मैंने भी देखा, जनता ने भी देखा। केवल मात्र उसका सबका निष्कर्ष यही निकल करके आया। और मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नहीं है, पहले पूर्व में रहे, और सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने कहा कि हमारे नेताओं की जो आपसी अपनी जो इच्छाओं थी उनकी वजह से हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार गई। बच्चा बच्चा जानता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जो मिली भगत थी उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है। मैंने कहा ना कि अगर कोई एक दो मंत्री अगर कोई बचा सरकार का, जैसे अनिल विज जी हैं, अनिल विज जी अगर बचे तो वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की मेहरबानी हुई, कांग्रेस की टिकट जीत हासिल हुई है रोजगार के मुद्दे पर नहीं। ठीक है, ललित जी आपका एंडिंग कमेंट। मेरा ये है कि 41.94 लाख लोग बीपीएल श्रेणी में है, तो ये शर्म की बात है या तो गर्व की बात है कि हरियाणा में 11 साल के शासन में कटौतियां करने के बाद भी अभी भी 42 लाख लोग, अगर मैं इसको 4 से गुना कर दूं तो ये 1,68,00,000 हो जाता है। बात करने के तो जो मर्जी कहते रहिए आप, ये विकास का पैमाना है बीपीएल, बताइए ना। ठीक है, विजेंद्र जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर रैप अप करना है। देखिए मैडम, एक तो भावना जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इनेलो के जो साथी प्रवक्ता कह रहे थे, उनका दर्द है, उनकी तकलीफ है। बेचारे 15-20 साल से जनता ने इनको नकारा हुआ है, जनता चुनाव में इनको हरा देती है, 90 सीटों में से लगभग 80 सीटों पे इनकी जमानत जब्त हो जाती है, और इसीलिए इनका दर्द और पीड़ा, इनको ये ध्यान नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी चुनाव से पहले मुख्यमंत्री थे, और उनके फेस के ऊपर, उनके चेहरे के ऊपर हमने चुनाव लड़ा, और जनता ने हरियाणा के इतिहास में पहली बार लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत और प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाया, इसलिए कि हमने ईमानदारी से काम किया, हमने योग्यता और ईमानदारी से सरकारी नौकरी देने का काम किया, हमने किसानों के लिए, गांव गरीब किसान मजदूर के लिए सड़क, सीवर, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, हर विषय के ऊपर काम किया। इसीलिए जनता ने अपना आशीर्वाद हमें दिया, इसीलिए जनता ने हमें जिताने का काम किया। और देखिए, ये बात करते थे कि जी मंत्री हार गए, वो हार गए। आप देखिए मैडम, एक चीज बताइए, जिस पार्टी के अंदर सूफड़ा ही साफ हो गया हो कांग्रेस पार्टी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी चुनाव से पहले मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व में चुनाव जीते। हमारे विसाब थे, हमारे महिपाल डांडा जी मंत्री थे, लगातार तीसरी बार वो जीत करके आए हैं। हमारे मूलचंद शर्मा जी मंत्री थे पहले, वो दोबारा से जीत के आए हैं। हमारे विपुल गोयल जी मंत्री थे। मैं अगर नाम आपको गिनवाने शुरू करूंगा ना मैडम, इसीलिए मैं कह रही हूँ गलत बोल रहे हैं ना। राजेंद्र जी प्लीज 10 सेकंड में एंडिंग कमेंट। नहीं, देखिए ऐसा है कि तो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता लोकतंत्र में स्वाभाविक है, ये चलती रहती है, लेकिन ठीक है कि आप अपनी बड़ी लाइन करके दिखाइए और अपना जो है अपनी परफॉर्मेंस मजबूत कीजिए, उसको बढ़ाइए, और जनता के प्रति जो आपकी जवाबदेही है, चाहे वो विपक्ष हो वो भी जवाब दे, कि उसने भी वोट हासिल की है, और सत्ता पक्ष है वो तो ज्यादा ही जवाबदेह है क्योंकि वो उसको बहुमत मिला है, तो उसको करके दिखाना है। तो दोनों पक्षों को जो है एक रचनात्मक रुख अपनाना चाहिए और समस्याओं का अध्ययन करके उनके समाधान भी बताने चाहिए। सिर्फ समस्याओं को उछालते ही नहीं रहना चाहिए, उनके समाधान भी बताए जाए। तो इस सत्र में जो है देखते हैं कि दोनों पक्षों का क्या व्यवहार देखने को मिलता है, और लोग जो है उसी से संतुष्ट होंगे, और उसी में लोकतंत्र की सार्थकता। तो देखते हैं कि दोनों पक्ष क्या किस तरह का रुख अपनाएंगे। ये बिल्कुल राजेंद्र जी, इंतजार करना होगा कि क्या कुछ तस्वीरें सामने आती हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो बजट सत्र के आगाज से पहले ही प्रदेश में सियासी तापमान हाई हो चुका है। वार पलटवार के दौर से ये तस्वीर साफ हो गई है कि विधानसभा सत्र के दौरान हंगामे के पूरे आसार हैं। फिलहाल की इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।